गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के टर्म 1 का सिलेबस अनाउंस कर दिया है और जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर वाइज हम डेली के 10 एमसीक्यूज़ करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जो हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी वो हिंदी में रहेगी, एमसीक्यू के क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में रहेंगे ताकि ये बाइलैंग्वेज चले और दोनों स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लेटराइट सॉइल? तो इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मेघालय। देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हमें पता है कि यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि आपकी एलुवियल सॉइल मिलती है। राजस्थान में बात करें तो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी, यानी कि मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेगी। तो बचा क्या ऑप्शन आपका? मेघालय। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन डी मेघालय आंसर होगा। बाकी आपके बुक में जो मैप गिवन है उसके थ्रू भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इस जगह पे आपका यूपी और बिहार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल है। राजस्थान आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आपकी मोस्टली एरिड सॉइल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो मेघालय है, मेघालय आपका इस जगह पर है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? लेटराइट सॉइल। ये जो कलर है लाइट पिंक, ये आपका लेटराइट सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विदाउट एनी डाउट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मेघालय। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्सेज? नॉट पूछा है कि इनमें से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। देखिए, जैव संसाधन होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर 2 पार्ट्स में हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। एक है आपका बायोटिक और एक है आपका अबायोटिक। बायोटिक को बोला जाता है जैव संसाधन और अबायोटिक को बोला जाता है अजैव संसाधन। सिंपल सी चीज़ है, जैव संसाधन वो होता है जिसमें जीवन व्याप्त हो, ठीक है, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बोलेंगे हम बायोटिक रिसोर्सेज। और जिसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हमारी हैं, वो आपकी क्या हो जाएंगी? अजैव संसाधन, यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है भाई, इनको अगर आप मारोगे इनको कोई फीलिंग तो होएगी नहीं, निर्जीव वस्तुएं हैं ये। लेकिन अगर हम जैविक की बात करें, जैसे कि ह्यूमन हो गया, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, ठीक है, प्राणी जात, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आपके मत्स्य पालन मतलब आपकी फिशरीज आ जाएंगी, ठीक है, पशुधन यानी कि जितने भी लाइव्स रॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बायोटिक हैं, यानी कि ये ग्रोथ करती हैं, इनमें जीवन व्याप्त होता है। अगर ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है भाई। फ्लोरा फ्लोना है, ठीक है, वनस्पति अभी हमने देखी थी। रॉक्स हमारी अबायोटिक संसाधन है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है आपका मत्स्य, ठीक है, फिशरीज, ये भी आपका बायोटिक है। नेक्स्ट आपका पशुधन अभी हमने देखा था, मतलब लाइव स्टॉक्स, तो ये भी आपका बायोटिक है। तो हमारा ऑप्शन हमें क्या पूछा था? बायोटिक रिसोर्सेज कौन सी नहीं है। तो नहीं के लिए अगर हम जाएंगे तो इसमें क्या चीज़ आ जाएगी आपकी? रॉक्स, यानी कि चट्टानें आपकी बायोटिक रिसोर्स, जैविक संसाधन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया? भाई हमारी धरती पे प्लेन एरिया कितना, मैदानी क्षेत्र कितने % पाया जाता है? इसका आंसर है 43%। एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, प्लेन एरिया को बोला जाता है मैदानी क्षेत्र, माउंटेन्स को बोला जाता है पर्वतीय क्षेत्र और प्लेट्यूज को बोला जाता है पठारी क्षेत्र। इन तीनों का ही आपको पता होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र, आपका पाया जाता है 43% लैंड पर। पर्वतीय मृदा यानी कि माउंटेन्स आपके मिलते हैं 30% लैंड पर और पठार यानी कि प्लेट्यू आपके पाए जाते हैं 27% लैंड पर।
ठीक है, तो विदाउट एनी डाउट हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्लेन एरिया हमसे पूछा है तो 43% आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा होता कि भाई माउंटेन कितने एरिया पर कवर करता है तो हम क्या लिख देते हैं 30%। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता प्लेट्यू एरिया कितना है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 27%। ये तीनों आपको याद करके रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि समाप्यता के आधार पर। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन, नॉन रेन्यूएबल मतलब अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल संसाधन हमारे वो होते हैं जिनको आप पुनः उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, एक बार प्रयोग करने के बाद जब आप उसको रीयूज कर लेते हो, पुनः उत्पन्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका जल, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है, वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। उसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल क्या हो जाएंगे? जिनमें संसाधन या जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, या फिर जिनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन था हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? सोलर एनर्जी है, बिल्कुल है। विंड एनर्जी है, बिल्कुल है। फॉरेस्ट है, वन भी अभी हमने पढ़ा था आपके एनसीईआरटी बुक में, बिल्कुल है। फॉसिल फ्यूल्स आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसके अंदर आपके आ जाते हैं नेचुरल गैसेस, आपके पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, ये सारे आपके फॉसिल फ्यूल्स होती हैं। तो नॉट पूछा है रिन्यूएबल रिसोर्स, तो नवीकरणीय संसाधन फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज माउंटेन एरिया। अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी पीछे, जिसमें हमने तीनों के बारे में पढ़ा था कि आपका माउंटेन एरिया कितना है, आपका प्लेन एरिया कितना है और आपका प्लेट्यू एरिया कितना है। ठीक है, तो प्लेन एरिया कितना था 43, प्लेट्यू एरिया कितना था 27, बचा कितना माउंटेन एरिया कितना था 30%। तो ऑप्शन विदाउट एनी डाउट हमारा ऑप्शन सी 30% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हर किसी को पता होना चाहिए कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में हम काउंट करते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ओके। 8th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इज डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया। कितने प्रतिशत भूभाग पर हमारे वन उपस्थित होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। क्यों होगा देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में बनी थी, उसमें ये चीज बोली गई थी कि 33% भूभाग पर 33% भौगोलिक क्षेत्र पर आपके वन होने चाहिए, लेकिन भारत में 33% से काफी कम परसेंट पे आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन लैंड इज डिग्रेडेड लैंड। कि भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो भूमि निम्नीकरण की स्थिति में पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 130 मिलियन हेक्टेयर। अब रेफरेंस देख लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है आपका कि इस समय भारत के लगभग
13 करोड़ हेक्टेयर, मतलब कि 130 मिलियन हेक्टेयर जो है वो भूमि निम्नीकरण है। ठीक है, इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत आते हैं। मतलब 28% ऐसी है जहां पे वन है और 56% ऐसे हैं जहां पे पूरी तरीके से जल नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो जल नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से वहां पे खेती नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। अगर हिंदी में आएगा तो, इंग्लिश में अगर आएगा तो ऑप्शन बी 130 मिलियन हेक्टेयर्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, कि इनमें से कौन सा मुख्य कारण है भूमि निम्नीकरण का इन मुख्य राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किस कारण से भूमि निम्नीकरण होता है। ये चीज हमने एक्सप्लेनेशन इसकी देखी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां देखिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, इन वाली जगहों पे ओवर ग्रेजिंग इज द वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, ज्यादा गैजरिंग यहाँ पे पाई जाती है, मतलब पशुचारण यहाँ पे काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भूमि निम्नीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और नए 10 क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये चैप्टर हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो जब तक के लिए जय हिंद। यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य क्या कारण है। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग कारण हो सकते हैं भूमि निम्नीकरण के, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन के। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खनन की माइनिंग किन किन स्टेट्स में होता है। माइनिंग की वजह से वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी कि भूमि निम्नीकरण होता है। ऐसे कौन से राज्य हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इन राज्यों में क्या होता है कि खनन ज़्यादा किया जाता है, खुदाई ज़्यादा की जाती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे क्या होता है? ओवर गैजरिंग हमें देखने को मिलता है। ओवर गैजरिंग को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अति पशुचारण हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। उसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें कि पंजाब में, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है, ये देखिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है ओवर इरिगेशन की वजह से। तो विदाउट एनी डाउट हमसे पंजाब के बारे में पूछा था, और पंजाब के बारे में पूछा है कि मेन रीजन क्या है, तो हम क्या बोल देंगे? ओवर इरिगेशन।